तो जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सारे लोग। और मैं बता दूं कि आज मैं मौजूद हूं अपने शहर उरई में, जिला जालौन उरई में। और हमेशा मैं उरई के बारे में एक ही चीज़ कहता हूं कि पूरी दुनिया में 3 चीज़ें फेमस हैं, एक मुंबई और एक दुबई और तीसरा हमारा उरई। तो ये उरई शहर है और इसमें जैसे कि फेमस चीज़ें गिनी जाती हैं, जैसे चाची के रसगुल्ले, स्टेशन रोड और टाउन हॉल, जैसे कि ज़्यादातर लोग जाते हैं। उसी तरीके से हमारे उरई में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा चलती है एक लोगों की, जिनका नाम है सोम सागर। और मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं उनके घर पर हूं। आज मैं उनसे मुलाकात करने आया हूं। और खैर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वो मेरे एक बड़े भाई भी हैं। और उसी के साथ साथ हमारे उरई जिला जालौन में सिंगिंग के मामले में जो वो अपनी जब किसी मंच पे वो खड़े हो जाते हैं और अपना सुर लगाते हैं, जो वो गाते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आ जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने जीवन में सिर्फ एक ही बार उनके साथ काम किया है, तो मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई थी। लेकिन हाँ, आज उससे भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आज उनके साथ कुछ बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले तो ये नमस्कार। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो भाई? मैं सब बढ़िया। भैया, कुछ सवालात, कुछ जानकारी लेनी थी आपसे उरई शहर और आपकी चीज़ों के बारे में। तो पहले अपने शहर से शुरुआत करते हैं। जरूर। जैसे कि अपना ये शहर है, तो कुछ लोग डाउट में रहते हैं कि आप प्रॉपर उरई से ही हैं या उरई के बाहर से आप बिलोंग करते थे। मैं प्रॉपर उरई का ही हूँ। उरई में ही मेरी पैदाइश हुई थी, गल्ला मंडी के पास। पहले हम कॉलोनी में रहते थे और वहाँ से फिर हमने यहाँ पे घर बनाया राजेंद्र नगर में और फिर यहाँ पे। अच्छा, मतलब मेन चीज़, एक चीज़ ये भी है कि लोग थोड़े से डाउट में रहते हैं कि जब आपको बाहर जाने का मौका मिल गया और जब आप उरई से लीव हुए, उरई से आप बाहर गए, आपने मेहनत की, अपनी चीज़ें पाई, तो आप वापस उरई में क्यों आए? एक्चुअली ये बात उस वक्त की है, 2022 की बात है। कोविड भी था, कोविड में सब कुछ शटडाउन चल रहा था और उसी वक्त मेरे पिताजी भी एक्सपायर कर गए। तो घर में मेरी बहन थी, वो भी जॉब करती थी, और मेरी माताजी थी, माताजी भी मेरी बीमार रहती थी, ओसीडी पेशेंट है मेरी मम्मी। तो दीदी की शादी करनी थी, मम्मा शिफ्ट हो नहीं सकती थी मेरे साथ, तो फिर गुरुजी की परमिशन लेके उरई में शुरू किया। तो जब आपको ये चीज़ कब महसूस हुई कि हाँ, मेरे अंदर ये सिंगिंग, मतलब लोग अगर घर वालों के नज़र से देखा जाए तो आपको ये चीज़ कब लगी कि आपके अंदर सिंगिंग का कीड़ा है? सिंगिंग का कीड़ा तो मैं बचपन से ही गाता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब मुझे सिंगिंग ही करनी है। एक मेरा दोस्त था, तो एक दिन हम लोग बैठे गा रहे थे, तो उसने बोला कि वो तो सिंगर ही बनेगा। तो जो तबला बजा रहे थे उन्होंने बोला कि हर कोई सुनने का नहीं बन सकता है। तो उन्होंने बोला कि सुनने का आसमान से सीख के आए थे क्या, मैं तो पैदा होने के बाद यही सीखा। तो उनकी बात सुन के मैंने कहा, यार ये बंदा ऐसा सोच सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। सच बात है यार, वो कोई सब कोई तो आके यहीं सीखता है, सब बहुत प्लेन पेपर की तरह यहाँ पे आते हैं, हम सब यहाँ पे सीखते हैं, हारते हैं, फिर सीखते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो उनकी बात मुझे इतना प्रभावित की कि फिर मैंने उस दिन से ही संकल्प लिया कि अब म्यूजिक ही करूँगा। तो जब आपने उरई में स्टार्ट ना किया था ये सारी चीज़ें, तो उस समय, और मैं बता दूं कि जब मैंने उरई में, जब मैं इस फील्ड में थोड़ा सा आया, मैंने देखा, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उरई में पहले के समय में ऑडिशंस होते थे, जो ऑडिशंस मतलब लोग कराते थे, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग के। लोगों से 500-500, 1000-1000 रुपये लेते थे। देन कहते एक जगह लेते थे, इवेंट्स करवा देते थे, वो आते थे, अपनी सिंगिंग और डांस प्रेजेंट करते थे। लोग मेहनत से एक उत्साह लेके आते थे कि हाँ, हमें कुछ वहाँ पे मिलेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। और देन उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट, मेडल देके निकाल दिया जाता था, फिर कुछ नहीं होता था। तो ऐसी इवेंट हमने सिर्फ उरई में ऐसे ही इवेंट देखे। क्या आपने उन इवेंट में कभी जाने की सोची, फिर आप गए, फिर आगे आपको कैसा क्या मिला? मैं बहुत सारे इवेंट्स में गया। उरई में इवेंट्स हुआ था एक तलाश, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे भी मैं विनर रहा था। उसके बाद KCNIT बांदा में भी होता था, वहाँ पे भी हम अच्छा प्रदर्शन के, वहाँ फाइनलिस्ट थे, विनर रहा था। फिर वहाँ पे जो कुलवंती और मेरा बड़ा भाई गया था, हम दोनों रन विनर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद कई रियलिटी शोज में उरई के अंदर मैंने जजमेंट भी किया है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि लोग रिजल्ट्स पे डाउट करते हैं, हर कोई चाहता है हमारा बच्चा ही फर्स्ट आए। बिल्कुल। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब अगर आप पार्सलिटी का, ये तो नॉट ओनली उरई, हर जगह ही है। आप आइडल भी देखते हो तो वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि पार्सलिटी है, ये विनर नहीं होना चाहिए। तो लोग चाहते हैं कि जो उनकी नज़र में विनर हो वही विनर हो। तो एक बड़ा फैक्टर ये रहता है। दूसरा, कभी कभी ये सच भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो चाहते हैं कि उनके नॉन लोग को विनर बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने एक फंडिंग किया होता है इवेंट्स में थोड़ा सा। तो दोनों चीज़ें हैं, बट
इसके अलावा भी मैं यही चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन जो है उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम स्कूल्स को कराने चाहिए, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम इस तरह के प्रोग्राम कराएं। जब तो कोविड के बाद एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, ओपन माइक, जो जगह जगहों पे होता है, हर शहर में लोग करवाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम उस ओपन माइक में परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ओपन माइक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आप एक मौका देते हो उन आर्टिस्ट को जिनको मालूम ही नहीं है कि वो कर भी सकते हैं नहीं, वो मंच पर पहली बार जाते हैं, फिर लोगों से प्रतिक्रिया मिलती है, अच्छा बुरा मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है खुद को सुन के, खुद को लोगों से जान के कि वो कैसे कर रहे हैं। मंच कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, मंच होता है। आप अगर कोई भी मंच आपको मिल रहा है, आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और धीरे धीरे करके ही आप सभी छोटे मंच कर ही बड़े मंच तक पहुंचते हैं, सीधा कोई भी बड़े मंच तक नहीं पहुंचता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के अगर ओपन माइक जो शोज़ हैं अगर वही में भी होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और लोगों को आगे करना चाहिए, मुझे लगता है। एक समय पे मैंने भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो रहते थे, मैंने उनमें परफॉर्म किया है। मैं शुरुआती एक तरीके से मैंने वहाँ से की है, तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वो रहा है, क्योंकि उसने हमें शुरुआत दी है इस लाइन के लिए, और वहीं से हमने बोलना, सारी चीज़ें सीखी, नए नए आर्टिस्टों से मिले। बट मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जब मैं उस प्रोग्राम से, उस ऑर्केस्ट्रा वाले फंक्शनों से निकल के मैं आगे जा सकता हूँ, तो जो मेरी शुरुआत के समय पे जो मेरे सीनियर्स उस ऑर्केस्ट्रा में रहे, जो सिंगिंग करते थे, वो आज भी उन्हीं प्लेटफॉर्म पे और उन्हीं के साथ क्यों रुके हुए हैं? सोच का भी बात होता है। जब तक आपकी प्रोग्रेसिव सोच नहीं होगी तब तक अगर आपको आगे जाना ही नहीं है, आप यहीं रहना चाहते हैं, आप इतने भी सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आपके लिए वही सब कुछ है, और उसमें खुश है तो मुझे लगता है वो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, मुझे कभी कभी अपने आप में ये लगता है, जैसे कि मैं एंकरिंग वगैरह करता हूँ, शादी फंक्शंस, बर्थडे फंक्शंस में मैं एंकरिंग करता हूँ, तो बहुत से लोग मुझसे ये भी कहते हैं कभी कभी कि यार क्या है ये 4-5 हज़ार 10,000 रुपये के चक्कर में जगह जगह पे अपनी कला दिखाते फिरते हो, तो ये इसमें आपका क्या विचार रहेगा? आप देखो, एक एक्टर जब एक्टिंग करता है, सड़क पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और कई बार तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को भी साड़ी पहन के एक्टिंग करनी पड़ती है, तो क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो काम ठीक है, और अगर आपको कम पैसा मिल रहा है तो ये काम ठीक नहीं है। सिर्फ पैसे से कला को जज करना मेरे हिसाब से तो सही बात नहीं है। अच्छा, आने वाले कुछ समय बाद जैसे कि आपका जब भी मुंबई जाना होता है, और अभी या जब आप किसी चीज़ के लिए परफॉर्म कर रहे हो और उसमें आपसे एक चीज़ ये कहा जाए कि किसी म्यूज़िक वीडियो के लिए आपको रिकॉर्ड करना है, तो देन अगर आपको जुहू बीच पे खड़े होके कोई गाना रिकॉर्ड करना हो, आपको कोई गाना गाना हो जिसमें बहुत से लोग आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, और उस सिर्फ म्यूज़िक वीडियो के आपको जैसे कि 50,000 60,000 या कोई भी एक अमाउंट मिलती है, तो क्या आप उसके लिए गाएंगे, वो परफॉर्म करेंगे? हाँ ज़रूर। अगर देखिए, मेरा तो सीधा मानना है कि अगर मेरे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है या किसी ऐसे आर्टिस्ट का फ़ायदा होने वाला है तो ज़रूर मैं करूँगा, बस मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। अभी मेरी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हो, मेरे बच्चों की क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हो, तो ज़रूर मैनेज कर सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे उससे कुछ अच्छा फ़ायदा होने वाला है आगे फ्यूचर में तो ज़रूर, क्यों नहीं। तो एक चीज़ ये है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखी है, बहुत ज़्यादा लोगों में सुनी है कि जब वो काम कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देन मैं अगर ये भी मान लूँ कि हमारे उरई से अगर कोई इंसान 2 दिन के लिए दिल्ली चला जाए, कहीं चला जाए, तो उसके अंदर एक अलग वाइब, एक अलग एटीट्यूड या कुछ भी आ जाता है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं, शायद जो आपसे खूब ना मिले हों, कभी ना मिले हों, खैर हम लोग मिले हैं, हम लोग जानते हैं आपको बहुत समय से, लेकिन जो लोग आपसे कभी नहीं मिले हैं वो बहुत सोचते होंगे कि यार ये वहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे, इनके अंदर एटीट्यूड है, ये तो डायरेक्ट जवाब दे देते हैं, मुँह पे बोल देते हैं। तो इस चीज़ में आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाहर जाके मैं हमेशा पहले तो कंपटीशन खुद से रखता हूँ, फिर मैं अपने से जो अच्छे लोग हैं उनको सुनता हूँ। बहुत छोटे जो मुझसे एज में हैं वो भी मुझसे बहुत अच्छा करने वाले हैं, मैं उनको सुनता हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो उनसे भी कुछ न कुछ जरूर मैं सीख लूँ। तो मेरा टारगेट नाक से रहता है कि मैं उधर होके आया, उधर होके मैं कहीं जाता ही इसलिए कुछ सीखने को मिलता, तभी मैं घर से जाता हूँ, कुछ सीखने के लिए घर से निकलता हूँ, सीख के आता हूँ, फिर उसको घर में आके कोशिश करता हूँ उसको अभ्यास किया जाए। अच्छा, जब आप सीखते थे तो आई थिंक मैंने भी
आपके बारे में कुछ चीज़ें सुनी हुई थी। जब आपने अपनी स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग में आपने काम किया तो आपने काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखा अपना, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि जब आज के समय पे आपके पास कोई बच्चा सीखने आता है तो आप उसको क्या कुछ ही उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे कि आप नॉर्मल स्टूडेंट को करते हैं, या देन आपको उस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं जैसे कि वो आपकी जिस स्थिति में आपके पास आया है? मैं एक तो मेरे लिए कोई बच्चा किसी भी स्थिति में आए, क्लास के अंदर मेरे लिए सब एक बराबर होते हैं। हाँ, अगर कोई जो हमारे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, अगर वो कोई पे करने केबल नहीं है और वो टैलेंटेड है इक्वली, तो ज़रूर हम उनको कंसीडर करते हैं कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप के थ्रू। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर स्किल नहीं होती है म्यूज़िक की, उनके अंदर म्यूजिकल सेंस नहीं होता है, और कितना भी फीस हमको देते हैं हम उनको एडमिशन नहीं दे पाते यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का भी समय ख़राब करें, और हर कोई म्यूज़िक नहीं सीख सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी का भी समय बर्बाद करें और यहाँ पे बोले कि आप सीख जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, और बाद में जाके बोलने कि हम नहीं गा सकते, तो वो हम अपने एकेडमी में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऑडिशन ले करके अगर आप सीख सकते हैं तभी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको सिखाएंगे। जो आपकी नज़र में म्यूज़िक का मतलब क्या है? म्यूज़िक का मतलब है आप जो भी दिल से फील करते हो और उसको आप अगर कह सकते हो इमोशन के साथ, जो सामने सुनने वाले को भी अच्छा लगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सुर में नहीं होगी तो सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। कुछ भी सुनने में अगर अच्छा लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं सुर में है, लय में है। तो अगर आपके अंदर भाव है और आप उसको भाव को आप म्यूज़िकली आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, वही म्यूज़िक है। क्या आपको आज भी लगता है कि उरई में आपसे बेहतर गाने वाले हैं? हाँ, बहुत होंगे, ज़रूर होंगे, और मैं तो चाहता हूँ होने भी चाहिए। हर एक सिंगर अनोखा होता है, इसमें म्यूज़िक कोई बेहतर नहीं होता है। जैसे कि हर किसी का चेहरा होता है, आप उसकी ब्यूटी को उसके फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल स्ट्रक्चर से आप जज नहीं कर सकते हो। हर इंसान का अंदर से किसी चीज़ में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, तो म्यूजिक में तो कोई कंपटीशन है नहीं। अच्छा, उरई में कुछ गाने वाले सिंगर्स हैं, बहुत बेहतरीन गाते हैं, लोगों ने उन्हें गुरु मान के रखा है अपना, और आई थिंक जब आप सीखते होंगे तो शायद आपने भी कभी उन लोगों से सीखा हुआ होगा, लेकिन आज के समय पे वो लोग भी आपसे एक ही चीज़ कहते हैं, वो लोग मतलब सामने से तो नहीं कहते हैं लेकिन पीठ पीछे या कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर कहते हैं या कहते होंगे कि यार तुम अभी क्या जानते हो, तुम 2 शहर क्या चले गए, घूम के आए, तो तुम हमें गाना सिखाओगे। तो उसमें क्या विचार, क्या जवाब रहेगा? सामने तो कोई नहीं बोलता है, और अगर कोई बोलता भी है तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपना समय ऐसे खर्च नहीं करना चाहता किसी से भी आर्गुमेंट करके। वो जो सोच रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, और अगर कुछ उनका फीडबैक मुझे अगर लगता है कि हाँ मुझे उस पर काम करना चाहिए तो मैं ज़रूर सुधार करता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि इस बात मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए तो मैं इग्नोर भी कर देता हूँ। अच्छा, आपकी नज़र में जैसे कि आपको 2 लोग फीडबैक देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक उम्र में आपसे बड़ा है और एक उम्र में आपसे छोटा है। जो उम्र में आपसे बड़ा है वो आपकी बहुत तारीफें कर रहा है, पर जो उम्र में आपसे छोटा है वो आपकी कमियां आपको गिना रहा है कि भैया आपने इस यहाँ पे थोड़ा सा वो मुझे लग रहा था, ये होता तो मजा आ जाता। तो आप उस पर गौर करेंगे या उसको मतलब टाल देंगे? या मैं आपको बताऊँ, हमारे अकेडमी में बच्चों को जब मैं गाना सिखाता हूँ, बच्चों को या ऑनलाइन भी, उनको बोलता हूँ अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना कि आप मुझे कुछ में मैं गा रहा हूँ या आपको कब अच्छा लगा या और अच्छा मैं कर सकता हूँ, या आपको लगता है आप इससे अच्छा कर सकते हो, इस लाइन में गा सकते हो, तो आप ज़रूर मुझे टोक के आप गाओ। आप अपने अंदर की उस बात को दबाओ मत। तो फीडबैक अगर मुझे लगता है कि सही है, मैं अपने आप को भी एक 3rd पर्सन तरफ देखता हूँ, और ज़रूर मैं उनकी सुनता हूँ, वो बात बड़ा कहे या छोटा कहे। अगर मुझे किसी की बात सही लगती है तो मैं उसको ज़रूर मानता हूँ, और अगर बड़ा हो या बड़ा कोई बात कहता है और मुझे सही नहीं लगती तो मैं उनकी बात भी नहीं मानता हूँ। और मैं बता दूं कि जैसे कि अभी आप सारे लोगों ने अभी तक जितनी भी बातें सुनी, जो भी चीज़ें देखी, जो भी चीज़ें जानी, और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी म्यूज़िक सीखने का और आपके अंदर अगर टैलेंट है म्यूज़िक का, तो मैं आपको बता दूं हमारे उरई जिला जालौन में एकेडमी है भैया की, द नाथ म्यूज़िक एकेडमी। तो आप लोग सीख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। और इसका जो एड्रेस है वो है राजेंद्र नगर, जो बाल भारती स्कूल पड़ता है उसके जस्ट पीछे वाली गली में द नाथ म्यूज़िक एकेडमी। जो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है जो यहाँ का एकेडमी का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और देन मैं आपको बता दूँ ये गूगल पे भी है, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी है। कॉन्टैक्ट नंबर और जो एड्रेस है उसकी सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, और उसके अलावा और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।